जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं तलहा उबैद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 15 एफएससी पार्ट 2 जो है उसको एमसीक्यूज के लिए करेंगे। चैप्टर 15 को मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है एमसीक्यूज के लिए। आज हम फर्स्ट पोर्शन जो है वो देखेंगे और फर्स्ट पोर्शन में जो जो पॉइंट्स हैं या जो जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये सामने आप देख सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ये आपका पहला टॉपिक है। मोशनल ईएमएफ, ये सेकंड टॉपिक है। फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर आपके पास है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं। और जैसे मैं पहले बताता हूं, अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप इनके फॉर्मूलों को अच्छी तरह रट लें, याद कर लें। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एमसीक्यूज के दौरान भी कुछ कुछ मैं आपको रिव्यू देता जाऊंगा। लेकिन डिटेल में तो जाहिर बात है जो मेरी इन टॉपिक्स में डिटेल्ड वीडियोस हैं उनमें आप देखेंगे। तो चलें, आज हमारा है एमसीक्यूज का पोर्शन, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? देखें, अगर हम किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से उस कॉइल में या उस कंडक्टर के अंदर जिसके थ्रू हम ये सारा कुछ कर रहे हैं उसके दो पॉइंट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है और इस पोटेंशियल को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसके लिए इंड्यूस का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये ईएमएफ हमने किसी सोर्स या किसी बैटरी के थ्रू हमने हासिल नहीं की, हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली हासिल किया है। ठीक है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अगर करंट फ्लो करने का कोई ना कोई पाथ हो, यानी अगर जो लूप है, सर्किट है, वो क्लोज्ड है, यानी उसके अंदर करंट फ्लो करने की गुंजाइश या कैपेसिटी है, तो फिर जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो सामने आपको नजर आ रहा है। इफ we measure the magnetic field, if we make the magnetic field stronger, value of induced current is increased। देखें, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर करें, कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। सारी बात है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर करेंगे तो कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा था वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है, उसमें तब्दीली भी उतनी ही ज्यादा आएगी। और तब्दीली जितनी ज्यादा आएगी, हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा आएगा। ये मैं किस फॉर्मूला के थ्रू कह रहा हूं? ये फैराडेज लॉ वाला जो फॉर्मूला है, जिसमें हम ये लिखते हैं डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना ज्यादा पैदा होगी, इस फार्मूला के मुताबिक जो ओहम लॉ की मदद से हम बना सकते हैं, जितनी ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट। तो हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैं आपको भी लेक्चर के शुरू में बता चुका हूं। इसके बाद है मोशनल ईएमएफ। देखें, मोशनल ईएमएफ भी असल में अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। बस इसको मोशनल ईएमएफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम किसी रॉड को मूव करते हैं या किसी कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। उसकी मोशन की वजह से जो लूप था उस लूप का एरिया चेंज होता है, और लूप का एरिया चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ये देखें, मैंने अभी शुरू में फॉर्मूला लिखा। जाहिर बात है, जब एरिया चेंज होगा फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। और जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, अगर करंट फ्लो करने का रास्ता है तो फिर जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट होगा? इंड्यूस्ड करंट।
तो यहाँ पे ईएमएफ के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक। बेटा ये जो अक्रॉस है, इस वर्ड का मतलब ये है कि ना तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करना है, ठीक है, और ना हमने मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करना है, ठीक है। अक्रॉस का ये मतलब है, जैसे फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो रॉड है वो फर्ज करें इस तरह से पड़ा हुआ है। फर्ज करें रॉड पड़ा हुआ है जी। ओके ओके ओके। फर्ज करें रॉड इस तरह पड़ा हुआ है, ये रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने किसी एंगल पर मूव करना है। ना तो जीरो एंगल पर मूव करना है, ना 180 एंगल पे। अगर हम जीरो एंगल का के पे मूव करेंगे तो उसके लिए वर्ड होगा अलोंग। अगर हम 180 एंगल पे मूव करेंगे उसके लिए वर्ड होगा अपोजिट। और अगर हम जीरो और 180 के दरमियान किसी भी एंगल पे मूव करेंगे तो इसके लिए वर्ड होगा अक्रॉस, ठीक है। तो अक्रॉस जो वर्ड है इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है कि एंगल अदर देन 0 and 180, ठीक है जी। तो इसमें आपका आंसर आ गया मोशनल ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज मेड जीरो देन मोशनल ईएमएफ बिकम्स जीरो। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो है -VBL साइन थीटा। अब इसमें V क्या है, स्पीड ऑफ कंडक्टर, B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, L क्या है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, और एंगल थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल। तो अब जाहिर बात है अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इन इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। वो कह रहा है ये थीटा एंगल किस किस के दरमियान में है। देखिए मैंने अभी आपको मैं बता के आया हूं कि ये थीटा एंगल किस किस के दरमियान में है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा बी। इसमें कुछ सिंबल जो है वो गलत लग गए हैं, थोड़ा सिंबल का इशू आ गया है, जहां वेक्टर का साइन लगाना था वहां ये कुछ और ही लिखा गया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा एंगल बिटवीन V एंड D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ रॉड ऑफ लेंथ 20 मीटर इज मूविंग विथ, देखें उसने रॉड की लेंथ बता दी, रॉड की लेंथ बता दी, रॉड की वेलोसिटी बता दी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बता दी, और साथ उसने ये भी बता दिया कि V और B के दरमियान कितना एंगल है, 90। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये भी असल में मोशनल ईएमएफ का ही क्वेश्चन है, जिसमें आप सिंपल क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन को ना भी लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि उसने हमसे वैल्यू पूछी है। वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसमें हमने सेंस ऑफ पोलैरिटी या सेंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करनी, इसलिए नेगेटिव साइन की यहाँ जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जानते हैं नेगेटिव साइन यहाँ पे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हम लेंजेस लॉ में जाकर करते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, V की जगह पुट करेंगे 20, B की जगह पुट करेंगे 20, L की जगह भी पुट करेंगे 20, और एंगल थीटा हो जाएगा 90। तो साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है। 20 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 8000। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया डेल्टा 8000 वोल्ट। इसके बाद है जी आपके पास टॉपिक फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कह रहे हैं जी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। आप जानते हैं कि फैराडेज लॉ क्या कहता है। फैराडेज लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी क्लोज लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन नजर आ रही है दैट इज ई, सॉरी, ठीक है, ठीक है। इंतजार कर रहा हूं।
फ्लक्स और डेल्टा टी का मतलब है टाइम। इस रेशो को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है जी लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट। ये तो सीधी सीधी लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट है, और यही लेंज़ेस लॉ जो है ये उस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है जो नेगेटिव साइन मोशनल ईएमएफ के फार्मूला में आपको नजर आता है या फैराडेज लॉ के फार्मूला में आपको नजर आता है। लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर हम लेंज़ेस लॉ को गलत कंसीडर करें तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी गलत कंसीडर करना पड़ेगा। यानी अगर लेंज़ेस लॉ को गलत कहेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम लेंज़ेस लॉ को ठीक कंसीडर करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ठीक ठीक ओबे होता है। यानी हम कह सकते हैं लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद है म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें या सेल्फ इंडक्शन की बात करें, इसमें जो इंडक्टेंस कांस्टेंट आता है, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस है, उनका यूनिट तो जाहिर बात है एक ही होगा। यहाँ पे मैं म्यूचुअल इंडक्शन की चूंकि बात कर रहा हूं तो मैं म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, induced EMF in secondary divided by rate of change of current in primary। अब इसमें जब आप इसके यूनिट्स बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह वोल्ट आ जाएगा, प्राइमरी का करंट जो है उसकी जगह एम्पेयर और टाइम की जगह सेकंड। जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो इस तरह से इसमें आपका आंसर आएगा अल्फा। सेल्फ इंडक्शन वाला जो टॉपिक है इसमें द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सॉलिनॉइड विद n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये है n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके मुताबिक उसने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा है, और इसमें जो करेक्ट आंसर आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला असल में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वाले टॉपिक में डिराइव किया हुआ है। ये आपने याद रखना है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल। अब बेटा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो एमएस से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन उसके थ्रू बन सकता है। देखिए इसमें ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड या इंडक्टर, स्मॉल एल है उसकी लेंथ, और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखें फर्ज करें ये सोलिनॉइड है, इसकी जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल फर्ज करें, और इसमें कोई ना कोई नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको नजर आ रही हैं। यहाँ एक दो तीन चार पांच हमें नजर आ रही हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पांच ही हो, जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक कांस्टेंट स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सही है, इसमें जो कैपिटल एन है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को जाहिर कर रहा है, और स्मॉल एन टोटल लेंथ को, और स्मॉल एल टोटल लेंथ को जाहिर कर रहा है। अगर मैं स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। अब ये एक एल इससे कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप गौर करें फॉर्मूला किस शक्ल में बन गया, इस शक्ल में। तो यहां समझ ये आई कि इंडक्टेंस के दो तरह से फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, एक ऊपर जो मैंने टिक किया है और दूसरा जो मैंने नीचे टिक किया। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें स्मॉल एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा फील हो रहा है कि इंडक्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअली इंडक्टेंस जो है ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखा गया। इसमें स्मॉल एन के अंदर लेंथ छुपी हुई है जो बटे के नीचे आती है। ठीक है, इसलिए अगर आपसे वो ये पूछे कि सिर्फ लेंथ को बढ़ाने से इंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आपने नीचे वाले फार्मूला को कंसीडर करना है। ठीक है, यानी लेंथ को बढ़ाने से हम कह सकते हैं इंडक्टेंस में कमी आएगी, और लेंथ को कम करने से हम कह सकते हैं इंडक्टेंस में इजाफा होगा।
is the is most descriptive for inductance। तो आप बोलेंगे नीचे वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये वाला, ये ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा गया है, यानी इसमें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, कोई हिडन फैक्टर नहीं है जो आपको कैलकुलेशन में गलती करवा सके। ठीक है जी, तो इसलिए इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाए, आपके पास है the magnetic flux linked with a circuit when unit current flows through it is known as coefficient of self inductance। अच्छा, यहां पे कौन सा फॉर्मूला होगा? linked with a circuit when a unit current flows through it is known as। ओके, ये देखें, ये सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। इसमें अब एन फाई इज इक्वल टू एल आई, यहां से L का फॉर्मूला होगा एन फाई डिवाइडेड बाय आई। अब इसमें देखें ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये देखें ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहाँ करंट की जगह अगर हम यूनिट एम्पेयर करंट फर्स्ट कर लें तो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिकली की डेफिनेशन बन गई है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट फ्लोज इन द सर्किट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये मैं ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी करवा के आया हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो हेनरी होता है, और हेनरी को अगर हम डिराइव्ड मिनट्स की फॉर्म में लिखें तो वो ये आंसर बनता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। 1 हेनरी इज इक्वल टू, जैसे अभी बता रहा था, चार्ली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आर सेम। ये भी बात अभी मैं आपको बता के आया हूं। द रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। अब देखें एक ही कॉइल है, इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपका आंसर होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है जी, ये आपको ऊपर लिखा नजर आ रहा है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 1 हेनरी इज इक्वल टू ओहम सेकेंड। ये कहां से आया, कौन बताएगा? ओके, देखें जरा, 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, ये अभी अभी आप करके आए हैं। अब आप देखें, आप वोल्ट पर एम्पेयर जो है इसकी जगह ओहम लिख सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वी ओवर आई होता है, तो वोल्ट पर एम्पेयर की जगह ओहम, तो यहां से फिर ओहम मल्टीप्लाइड बाय सेकंड आपका आंसर आ गया अल्फा। सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय, ये अभी अभी मैं एक इक्वेशन लिख के आया था, ये एन फाई इज इक्वल टू एल आई। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय वाइंडिंग द वायर अराउंड द कोर मेड ऑफ आयरन। बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आयरन चूंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एज अ कोर यूज करते हैं किसी भी सोलेनोइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जाहिर बात है फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर बात है इंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग फेरोमैग्नेटिक कोर। ये यही बात अभी मैं ऊपर करके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस टॉपिक में डिराइव किया गया था। ठीक हो गया जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। हम कैपेसिटर के बारे में कहते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर। इसी तरह से इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है जो इंडक्टर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है वो तो हाफ की फॉर्म में आता है, यानी इन सब के साथ हाफ होना चाहिए था, हाफ एल आई स्क्वायर।
यानी अगर हाफ एल आई स्क्वायर है तो फिर ठीक है, अगर सिर्फ एल आई स्क्वायर है तो फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमें चेंज करना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, तो फिर एल आई स्क्वायर हो सकता है क्योंकि हाफ कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट। ये कहां से आया? अभी अभी एक फॉर्मूला में करके आया हूं, तो देखें ये किस पे डिपेंड कर रही है, करंट के स्क्वायर पे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वर्क इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली इंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उन चार्जेस के फ्लो करने के दौरान करंट चेंज होने की वजह से एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, और इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सप्लाइड करंट को ऑपोजिशन मिलती है। जब सप्लाइड करंट को ऑपोजिशन मिलेगी तो फिर जो बैटरी है उसको मुसलसल वर्क करना पड़ेगा ताकि करंट फ्लो करता रहे। यानी बैटरी की कोशिश है कि करंट फ्लो करता रहे आगे की तरफ। ठीक है, तो इसलिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क जो है ये इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसकी वैल्यू अभी अभी आपने ये ऊपर लिखी थी। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। ये असल में मैग्नेटिक एनर्जी जो आपने अभी टॉपिक देखा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, उसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें जिसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। अगर मैं इसके साथ ए एल लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी का फार्मूला, और अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं यानी ए एल को खत्म कर दूं तो फिर ये बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे, ये क्या हो गया है, देखिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे तो जाहिर बात है उसका जब स्क्वायर लेना पड़ेगा तो आंसर बनेगा 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की सेकंड पावर पर डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया, इसलिए आंसर आएगा 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सेम वही क्वेश्चन है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो मैं अभी बता आया हूँ, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वही बात मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला भी होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सेम वही बात एनर्जी डेंसिटी। तो बेटा ये था आपका आज वाला टॉपिक, और सामने आपको सारा कुछ मैंने करवा दिया। ओके, ठीक है जी। आज हमने चैप्टर 15 के का पहला जो पोर्शन है वो हमने किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है जिसमें मजीद नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।